नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, पिछले एपिसोड में आपसे बात साझी की है ग्रह गोचर के विषय में। ग्रह गोचर भी विशेषकर राहु और केतु के साथ मैं आपको जो भी मेल करके बता रहा हूं उसे समझाने का प्रयास करता रहता हूं। तो पिछले एपिसोड में बात हुई है शुक्र केतु के साथ मिले हुए हैं वृष राशि में। जब भी कोई ग्रह केतु के साथ आएगा ऊपर से 7वीं दृष्टि राहु की पड़ेगी। ध्यान रख लीजिए, जब भी राहु ग्रह की दशा आती है तो जिस भाव में बैठता है उसको प्रभाव देता है 1 और 3 खानों के ऊपर उसकी दृष्टि होती है, पंचम सप्तम नवम। तो 3 खाने वो, 1 खाने में जहां स्वयं बैठता है राहु, 4 भाव प्रभावित कर देता है राहु। और इसी प्रकार केतु, जिस भाव में केतु बैठ जाए उस भाव को, और जिन भावों के ऊपर इनकी दृष्टि हो जाए, 3 भावों के ऊपर केतु की दृष्टि होती है, पंचम सप्तम नवम। 3 वो भाव जहां इसकी दृष्टि, 1 वो भाव जहां ये बैठ जाए, तो 4 भावों को केतु अपनी दशा में प्रभावित करता है और 4 ही भावों को राहु अपनी दशा में प्रभावित कर देता है। याद रख लीजिए। और कोई ग्रह केतु के साथ आ गया तो उसके ऊपर राहु की दृष्टि नेचुरल आनी है। कोई ग्रह राहु के साथ आ गया उसके ऊपर केतु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, नेचुरल दृष्टि आनी है। याद रख लीजिए। इसलिए जब भी आप अपनी जन्म पत्री में कोई ग्रह केतु के साथ देखें तो समझ लीजिए राहु का प्रभाव साथ पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल 7वें भाव में राहु की दृष्टि पड़ती है। और कोई भी ग्रह आप राहु के साथ देखें, समझ लीजिए केतु की पृथकतावादी नेचर जो होती है, पृथकतावादी प्रकृति केतु की, सेपरेटिव नेचर। पैर का मतलब होता है फाड़ डाल देना। केतु सप्तम भाव में हो तो पार्टनरशिप टूटती है। केतु सप्तम भाव में हो तो 2-2 शादियां करवा देता है। राहु सप्तम भाव में हो तो भी वैसा ही होता है, शादी टूट जाती है। सप्तमेश अगर कमजोर हो तो, ये बहुत कुंडली टेक्निकली देखी जाती है, लेकिन जो ग्रहों के डायरेक्ट प्रभाव है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कल मैंने आपको बताया था कि 31 जुलाई 2012 तक शुक्र केतु मिले हुए हैं। शुक्र का प्रभाव खराब हो गया है। उसका संबंध अब हमारी पेमेंट के साथ भी है, हमारी मैरिज लाइफ के साथ भी है, हमारी सुंदरता के साथ भी है, शरीर में यौन शक्ति के साथ भी है। पति पत्नी और संबंधों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप शुक्र के कारण ही बनती है। तो उसमें भी शुक्र राहु और केतु के साथ जब भी मिल जाए तो पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा होते हैं, दूरियां पैदा हो जाती हैं। और जिनकी जन्म पत्री में ही शुक्र केतु या राहु के साथ हो तो उनके तो मतभेद और दूरियां रहती हैं। और सप्तमेश भी अगर खराब हो गया तो 100% तलाक और डाइवोर्स हो ही जाता है। शुक्र केवल राहु केतु से खराब नहीं होता, शुक्र सूर्य से भी अस्त हो जाता है, शुक्र मंगल से और भड़कता है, शुक्र चंद्रमा से मस्त हो जाता है। याद रख लीजिए, शुक्र केवल राहु केतु से खराब नहीं होता। शुक्र मंगल मिल जाए वो भी युति एक खराब युति होती है। शुक्र चंद्र मिल जाए वो भी युति एक खराब युति बन जाती है अगर वो 6, 8, 12वें भाव में चले जाए, या राहु की दृष्टि में चंद्र शुक्र आ जाए तो वो भी बदनामियों भरे कांड पैदा कर देता है। लव अफेयर्स में इंसान को उलझा देता है। ऐसे इश्क में इंसान घूमता है शुक्र मंगल के कारण, चंद्र शुक्र के कारण। और उसके ऊपर अगर केतु राहु की दृष्टि आ जाए तो उसे कई प्रकार के जीवन में झटके सहने पड़ते हैं और फिर एक दिन टूट जाता है। कौन से भाव में? 4थे में, 7वें में, 8वें में, 12वें में, 6ठे में, ये सब अलग अलग प्रेडिक्शन है। वो फिर आप जब भी अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं तो आपको ये बातें बताई जाती हैं। तो बात गोचर की आज आपके साथ साझी करूंगा, इसलिए कृपया मैंने नोट किया है, आप नोट कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा ग्रह इस समय भ्रमण कर रहा है, उनका प्रभाव कैसा आएगा, मैं आपको सिंपली यहाँ से बता दूंगा। सबसे पहले ग्रहराज सूर्य की बात करें। सूर्य 14 मार्च 2012 मीन राशि में,
14 मार्च 2012 मीन राशि में और 13 अप्रैल 2012 मेष राशि में। समझे क्या? 13 अप्रैल को अब सूर्य महाराज मेष राशि में जाएंगे, इसलिए अभी मीन में ही सूर्य महाराज की स्थिति है, नोट कर लीजिए। और मीन राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि आ गई। इसका मतलब सूर्य खराब है। और सूर्य राहु की जो युति होती है वो जेल की यात्रा तक करवा देती है। सूर्य राहु की युति के कारण हमें कई प्रकार कानूनी अड़ंगे सहने पड़ते हैं जीवन में। विशेषकर हमें जुर्माना, फाइन, जेल यात्राएं या कई प्रकार के रेड्स, छापों का सामना करना पड़ता है। इस समय जब तक मीन में सूर्य रहेंगे, राहु की दृष्टि रहेगी 13 अप्रैल तक, यानी कि सूर्य खराब है। मंगल ग्रह की बात आपको मैंने पहले भी बताई हुई है कि मंगल 14 अप्रैल तक वक्री हैं, और जब मंगल बिगड़े हुए हैं तो लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ती है। जब मंगल बिगड़ा हुआ है तो वाद विवाद की संभावना बढ़ती है। जब मंगल बिगड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कला कलेश की संभावना बढ़ेगी। और जब मंगल बिगड़ा हुआ है तो उसका शिष्य केतु अपने आप ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मंगल जैसा केतु। इसलिए 14 अप्रैल तक अपने आप को शांत बनाकर रखिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, पाठ पूजन कीजिए, जप कीजिए। और हनुमान जी की जयंती, हनुमान जी का जन्म दिवस आने ही वाला है, वो भी आपको बताया जाएगा। इसलिए तैयारी कीजिए मंगल की शांति के लिए, बजरंगबली के चरणों में सर झुकाएं। तो मंगल 14 अप्रैल तक सिंह राशि में वक्री है। मंगल खराब तो केतु अपने आप खराब हो जाता है, ये भी याद रख लीजिए। अब बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध महाराज भी मीन राशि में है। बुध 5 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब यह है कि मीन राशि में जो भी आएगा राहु से पीड़ित होता जाएगा। तो राहु क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठकर मीन राशि की तरफ देख रहे हैं, वहां पर सूर्य और बुध दोनों को पीड़ित किए हुए हैं। अब बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध ब्रेन है, हमारी बुद्धि है, बुध कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है। जब ये बुध केतु राहु से कमजोर हो जाता है तो समझ लीजिए हमारे व्यापार में, हमारी कैलकुलेशन में, हमारी बुद्धि में, हमारी वाणी में विकार आ जाएगा। और बुध पुत्री को कहा गया है, बुध कन्या को कहा गया है, भुआ को कहा गया है, मौसी को कहा गया है। तो अपनी ही पुत्री, अपनी ही कन्या, अपनी ही भुआ, मौसी, साली, ये सब बुध के साथ रिलेटेड रिश्ते होते हैं, ये हमें परेशानियां देते हैं। और आजकल मैं आपको बताऊं, बुध और मंगल आमने सामने हैं। बुध की प्रबल शत्रुता मंगल के साथ है। बुध राहु केतु के साथ तो जो बनता है बनता ही है। बुध मंगल की युति हो जाए तो कुंडली में 2 राहु होते हैं। मंगल बुध का मिलना ठीक नहीं है, मंगल बुध का आमने सामने होना ठीक नहीं है, मंगल की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि में बुध का आना ठीक नहीं है। मान लीजिए आपके ऊपर बुध की दशा चल रही हो, आपको फल ना मिल रहे हो, राहु केतु की दृष्टि ना भी पड़े, तो मंगल की ढूंढिए कि मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि में बुध तो नहीं है। अगर है या बुध मंगल इकट्ठे हैं तो बुध की दशा भी आपको बहुत संभल कर मंगल के उपाय कर करके ही निकालनी पड़ेगी। याद रख लीजिए, अब मैंने आपको बता दिया है, मंगल भी वक्री है, बुध भी राहु के सामने है, बुध मंगल आमने सामने है। यानी कि अभी तक आपने समझ लिया, सूर्य भी खराब है, मंगल भी खराब है, बुध भी खराब है, केतु शुक्र इकट्ठे होने के कारण शुक्र भी खराब है, मंगल वक्री होने के कारण केतु भी खराब है। आइए अब ग्रहों के सबसे ताकतवर न्यायाधीश शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह वक्री है, तुला राशि में शनि ग्रह भी वक्री हैं। शनि यूं तो 15 नवंबर 2011 को तुला में प्रवेश करके उच्च हो गए थे, लेकिन 7 फरवरी से शनि ग्रह फिर से वक्री हो गए। और शनि के वक्री होने के कारण कई चीज़ों में अचानक बदलाव आ गया, कई चीज़ें अचानक उथल पुथल से चेंज हो गई हैं। शनि 16 मई को कन्या राशि में जाएंगे, यानी कि फिर से पिछले भाव में चले जाएंगे। और जिस दिन शनि पिछले भाव में चले जाएंगे और अधिक परेशानी खड़ी करेंगे,
क्योंकि अपने से 12वें घर में चले जाएंगे। तो शनि 16 मई को कन्या में, शनि 25 जून को मार्गी होना शुरू होंगे। दोबारा नोट कर लीजिए, शनि जब सीधा चलना शुरू करेंगे तो 25 जून को मार्गी होना शुरू होंगे और शनि 4 अगस्त को तुला राशि में फिर से उच्च हो जाएंगे, जहां पर फिर हमें शनि की सुंदर और मजबूत स्थिति मिलेगी। शनि महाराज अब 4 अगस्त को ठीक होने हैं, वक्री चल रहे हैं और आप सब जानते हैं शनि राहु की चाल के साथ जुड़ा हुआ है। जब जब हम जन्म पत्री में खराब राहु ढूंढते हैं तो हम शनि को भी देखते हैं, क्योंकि शनि और राहु एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। राहु इज अ शैडो प्लैनेट ऑफ सैटर्न। अगर शनि बढ़िया कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में राहु तब बढ़िया होता है। अगर शनि नीच, शनि खराब, शनि वक्री, शनि अस्त, तो राहु चाहे तीसरे भाव में हो, चाहे छठे, चाहे 10वें, चाहे 11वें, खराब ही करता है। क्योंकि जब उसका गुरु उसको खराब होकर हुक्म देगा तो राहु खराब फल ही देगा। तो इसलिए 4 अगस्त को शनि अब उच्च होंगे। जब तक शनि कमजोर है राहु आपको परेशान करता रहेगा। आपको क्या, मुझे भी करता रहेगा, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। आपको बता रहा हूँ ग्रहों की सुख भरी स्थिति, दुख भरी स्थिति हम सबको झेलनी पड़ती है। ये नहीं है कि मैं अगर हार्ट का सर्जन हूँ तो मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा। बड़े बड़े जो स्विमर हैं डूब कर मर जाते हैं, बड़े बड़े घुड़सवार घोड़े से गिरकर मर जाते हैं, बड़े बड़े हार्ट के सर्जन हार्ट अटैक से मर जाते हैं, बड़े बड़े शुगर के एक्सपर्ट्स उन्हें खुद को शुगर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ तो आप कहें वाह भाई वाह, पंडित जी को तो कोई ग्रह कुछ नहीं कहते। ग्रह सबके लिए एक जैसे होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप। ये ठीक है कि उपाय, पाठ, पूजन, जाप, जेम्स थेरेपी, हर प्रकार का हमें कलर थेरेपी, इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए ताकि ग्रहों के इन बुरे प्रभाव से बचकर निकल जाएं। ये बहुत कीमती बातें हैं जो आपके साथ कर रहा हूँ। तो तुला राशि में शनि 4 अगस्त को पहुंचेंगे। तब तक शनि भी खराब हैं और राहु भी खराब हैं। शनि लोहे को, चमड़े को, तेल को, ट्रांसपोर्टेशन को, लेबर को, वाहन को लोहे का होता है, फैक्ट्रियों को, मशीनरी लाइन को कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन को, प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, मकानों को कहा जाता है। सब काम ठप रहेंगे, अभी बहुत धीमे चलेंगे। जो लोग उपाय कर रहे हैं उनके विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग नेचुरल चल रहे हैं कि मैं तो ज्योतिष को मानता नहीं हूं, तो यहाँ से समझ लीजिए शनि कारोबार का ग्रह होता है, वो अभी खराब रहेगा 4 अगस्त तक। अब आइए गुरु ग्रह की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 17 मई 2012 को वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो 17 मई तक अभी देवगुरु बृहस्पति भी मेष राशि में ही रहेंगे। तो मेष के गुरु की स्थिति आप अपनी अपनी जन्म पत्री के अनुसार जान सकते हैं। राहु और केतु के विषय में मैं आपको बता देता हूं। राहु वृश्चिक राशि में है और केतु वृषभ राशि में है। लगभग 5 जनवरी 2013 तक राहु और केतु की स्थिति ऐसी ही रहेगी। राहु 8 नंबर वृश्चिक लगन में ही रहेंगे या वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। लगन इसलिए याद आ जाता है क्योंकि मेरा स्वयं का वृश्चिक लगन है। तो यहाँ पर दिमाग में, ब्रेन में, सर में राहु का वास है इस समय। राहु, इसीलिए शायद मैं राहु की बातें ज़्यादा करता हूँ क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है राहु। तो राहु वृश्चिक में और केतु वृष राशि में रहेंगे। तो ये अभी 5 जनवरी 2013 तक राहु केतु सेम पोजीशन में रहेंगे। तो शुक्र और केतु इस समय मिले हुए हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। बुध के सामने मंगल है, बुध खराब है, इस बात को समझ लीजिए। शनिदेव वक्री हैं, शनि और राहु दोनों बुरा प्रभाव देंगे, इस बात को समझ लीजिए। मंगल महाराज वक्री हैं, लड़ाई झगड़ा करवाने वाले ग्रह। मंगल और केतु दोनों अपना अपना बुरा प्रभाव देंगे, इस बात को समझ लीजिए। चाहे आप और मैं, हम देव लगन है चाहे दैत्य लगन है, लगभग सभी ग्रहों की पोजीशन जो है इतनी बढ़िया नहीं है कि हम तसल्ली से, संतुष्टि से अपने दिन निकाल सकें। तो ज्योतिष का सहारा हमें लेना चाहिए जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए। गोचर अब मैंने आपको सारा सिखा दिया है।
आने वाले एपिसोड्स में किसी न किसी ग्रह के प्लेसमेंट को लेकर आपसे बात जरूर साझी करूंगा। आपकी जन्मपत्री में कैसे हैं मंगल, शनि, राहु, केतु, क्या आपको ये कारोबार, विवाह, पैसा, जॉब, नौकरी देने की स्थिति में है, क्या रेंज है, ये आप अपनी अपनी जन्मपत्री दिखाकर ही जान सकते हैं। और उसे जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे मेरे नंबरों के ऊपर आप डायल कर सकते हैं। यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। नमस्कार।